वेल स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आज का क्लास हम लोगों के लिए इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पिछले क्लास में हम लोग ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में जाना था। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है उसे हम बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, फिजिक्स में आपने पढ़ा है पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में क्या पढ़ा आपने कि इनफाइनाइट से अगर हम किसी यूनिट चार्ज को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाना चाहते हैं तो इनफाइनाइट से यूनिट चार्ज को किसी पर्टिकुलर पॉइंट में लाने के लिए जो फोर्स अप्लाई करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करने वाले हैं, यानी कि हम लोग जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखा है उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का वोल्टेज क्या है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उसका पोटेंशियल क्या है, उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। तो ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ पे दो तरह के हाफ सेल को ले रहे हैं। कल हम लोग ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 हाफ सेल्स होते हैं, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एक रिडक्शन हाफ सेल। तो चलिए इन दोनों इलेक्ट्रोड के बारे में, हाफ सेल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि हमारा ये जो पहला सेल है, इस पहले सेल में हमने जिंक इलेक्ट्रोड को लिया है। ये हमारा जिंक इलेक्ट्रोड है। और देखिए हाफ सेल जब भी हम लोग बनाते हैं तो हम लोगों ने ये बात की थी कि जिस मेटल का हम इलेक्ट्रोड लेते हैं उसी मेटल का क्या लेते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन भी ले लिया जाए। तो सॉल्ट सॉल्यूशन के रूप में हम लोग क्या ले लें, ZnSO4, यानी हमारा जिंक सल्फेट सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। उसी तरह से इस इलेक्ट्रोड में हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन फिलअप करेंगे। जो इलेक्ट्रोड रहेगा उसी इलेक्ट्रोड का सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे। तो ये इलेक्ट्रोड हमारा मान लिया जाए कॉपर है, यानी कि कॉपर इलेक्ट्रोड आपने लिया। तो कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए जो सॉल्ट सॉल्यूशन आप लेंगे वो क्या हो जाएगा, CuSO4, यानी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आप लेंगे। और जब आप इसको कनेक्ट किए तो एक बार ध्यान रखे थे कि जिंक का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा था और ऑक्सीडेशन होने के कारण जिंक यहाँ से निकलकर किस रूप में जा रहा था, Zn+2 और ये क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा था। तो ध्यान दीजिए, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है इसलिए इस इलेक्ट्रोड के ऊपर किस तरह का चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। उसी तरह से क्योंकि Zn+2 आयन इस सॉल्यूशन में आ रहा है तो यहाँ पे चार्ज कैसा डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो उसको हम लोग इस तरह से दर्शा दें कि इस इलेक्ट्रोड के बाहरी सॉल्यूशन में किस तरह का चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। यानी कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का फॉर्मेशन हो गया। डबल लेयर यानी कि जिंक इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज और जिंक इलेक्ट्रोड के बाहर सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए चार्ज का डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे, एक नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसी के कारण यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप होगा और उसी पोटेंशियल को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। फिर से ध्यान से समझिएगा कि सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से चार्ज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। चार्ज डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से पोटेंशियल डेवलप होगा और उसी पोटेंशियल को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए। कॉपर सल्फेट में क्या होता है कि यहाँ पर आपका Cu+2 आयन है और Cu+2 आयन होने की वजह से इस सॉल्यूशन के द्वारा क्या किया जाएगा कि यह Cu+2 आयन जो है, Cu2+ आयन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, जब ये ऐसे जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर+2 आयन में डेवलप, कॉपर सॉलिड में ये कन्वर्ट कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इस सॉल्यूशन के ऊपर क्या डेवलप हो जाएगा, क्योंकि कॉपर+2 आयन इसके ऊपर डिपॉजिट होता चला जा रहा है तो इसमें नेगेटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ जाएगा इन कंपैरिजन टू कॉपर सल्फेट, कॉपर+2 आयन। तो नेगेटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ने की वजह से सॉल्यूशन में किस तरह का चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का फॉर्मेशन हो गया। और इस सेपरेशन ऑफ चार्ज बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन
की वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहेंगे। तो चलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पहले हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लें। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यहाँ पे डिफाइन कर लें। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द चार्ज developed on the electrode and electrolytic solution in opposite charges. The charge developed on the electrode and electrolytic solution in opposite charges, the potential develops opposite charges, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं electrical double layer developed on the electrode creates potential are called electrode potential. तो ध्यान दीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो गया, इलेक्ट्रोड के ऊपर डेवलपमेंट ऑफ चार्ज और सॉल्यूशन के ऊपर डेवलपमेंट ऑफ चार्ज के बीच में जो चार्ज का सेपरेशन हुआ, उसी चार्ज सेपरेशन की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप हुआ उसी को हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करें। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हो रही, इसको हम लोग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, Zn प्लस Zn जो है वो जिंक जो है वो सॉलिड क्या कर रहा है, Zn प्लस 2 और 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीडेशन होने की वजह से इसको कह देंगे ऑक्सीडेशन ऑफ सेल, और यहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एनोड। हमेशा ध्यान रखिएगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होने की वजह से एनोड जो है वो हमेशा किस तरह कार्य करेगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह कार्य करेगा, और वहां पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा उस पोटेंशियल को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। तो चलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्या हो रहा है, रिडक्शन, और रिडक्शन होने की वजह से इसे हम कहेंगे रिडक्शन हाफ सेल। ये हो गया रिडक्शन हाफ सेल, और रिडक्शन हाफ सेल होने की वजह से इसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल ये हो गया हमारा, और ये हमारा क्या कहला जाएगा, कैथोड कहलाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। तो एनोड को ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहेंगे, कैथोड को रिडक्शन हाफ सेल कहेंगे। एनोड पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप होगा और कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। तो आपको पता कैसे चलेगा कि किस पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, किस पे रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। तो हमेशा आपको पता कर लेना है कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ रिडक्शन हो रहा है। कोई भी सेल अगर आपको दिया हुआ है तो उस सेल में आप ये पता कर सकते हैं कि किस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस पे रिडक्शन हो रहा है। जिस पे ऑक्सीडेशन होगा वो क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप करेगा। जिस पे रिडक्शन होगा वह रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप करेगा। और इस आधार पे एक सेल, कंप्लीट सेल में ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी होता है और रिडक्शन हाफ सेल भी होता है, यानी कि कंप्लीट सेल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी आपको देखने को मिलेगा और रिडक्शन पोटेंशियल भी देखने को मिलेगा। तो ये तो बातें हो गई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की, आप इसको नोट डाउन करें। अभी हम फिर से बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। तो
चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, कि किस कंडीशंस में किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और डायग्राम में एक इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड के ऊपर ये एक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड को हमने डुबो दिया है। अब ध्यान दीजिए, अगर इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो, 1 मोलर का मतलब 1 मोल सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो क्या कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए? 1 मोलर होना चाहिए, और टेम्परेचर 298 केल्विन, यानी कि करीब करीब 25 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 298 केल्विन होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए, तो यानी 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन और 298 केल्विन, 298 केल्विन पर अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? द पोटेंशियल ऑफ सेल डिटरमाइन at 1 molar concentration and 298 Kelvin temperature. The potential of cell determined at 1 molar concentration and 298 Kelvin temperature are called a standard इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात की जाएगी, स्टैंडर्ड टर्म्स आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो आप क्या कर सकते हैं? वहां पे ये पता कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए और उसका टेम्परेचर जो होना चाहिए 298 केल्विन होना चाहिए, यानी कि इस रूम टेम्परेचर पे 1 मोलर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन पर जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड किया जाएगा उसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। एक बात और ध्यान रखना है, किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करने के लिए हम लोगों को एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है, क्योंकि किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग ऐसे नहीं पता कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस के आधार पे ही हम लोग पता करते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसी के रेफरेंस में पता करते हैं। तो उसको पता करने के लिए जनरली जो आप सेल देखते हैं बाजार में, बैटरी जो देखते हैं, उस पर जो वोल्टेज लिखा हुआ होता है वो वोल्टेज क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसका, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसका होता है। आगे हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में क्या अंतर है, वो क्या डिफरेंस है। तो चलिए अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करने के लिए एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की जरूरत होती है, और उस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के रूप में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लिया गया है। तो ध्यान ये रखना है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से हम लोग किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? अभी पढ़ेंगे सबसे पहले स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, और इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से हम लोग किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता कर सकते हैं। तो चलिए अब ड्रॉ करते हैं हम लोग एक डायग्राम जिसकी मदद से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम समझ पाएं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं।
देखिए हमने क्या किया है कि एक कंटेनर लिया है, उस कंटेनर में वो हम लोगों ने 1 मोलर HCl सॉल्यूशन लिया है। ध्यान रखिएगा 1 मोलर HCl सॉल्यूशन जो क्या देगा, H+ आयन देगा। यानी कि इस कंटेनर में हमने 1 मोलर HCl सॉल्यूशन लिया है जो H+ आयन देगा, और इसमें हमने एक प्लैटिनम वायर को ऐड किया है। ये देखिए प्लैटिनम वायर है, और इस प्लैटिनम वायर को फिर डाला गया है एक बीकर में, या टेस्ट ट्यूब आप बोल सकते हैं, जिसमें कि क्या फिलअप है, Hg फिलअप मरकरी। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा, ये हाइड्रोजन गैस के कुछ जो बबल्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह। तो चलिए फिर से एक बार हम बता दें आपको कि हमने एक कंटेनर लिया है, उस कंटेनर में HCl सॉल्यूशन लिया। देखिए हमको इस कंटेनर में H+ आयन की जरूरत है, और H+ आयन के लिए आप किसी भी टाइप का एसिड ले सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड में, जैसे आप सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हैं, नाइट्रिक एसिड ले सकते हैं। तो इन जनरल यहाँ पे हमने क्या लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, जो आसानी से क्या दे देता है, H+ आयन दे देता है, यानी कि ये डिसोसिएट करेगा H+ आयन। और Cl- आयन में तो देखिए Cl- आयन से हमको इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पे हमको इंटरेस्ट है H+ आयन से, और यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखिए जब आप हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर आपको दो तरह के रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। एक क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा, अगर यह एनोड की तरह कार्य करेगा, ध्यान रखिएगा, अगर ये सॉल्यूशन, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप डेवलप जो हाइड्रोजन का कर रहे हैं, वो दो तरह से काम करेगा, एक हाइड्रोजन एनोड की तरह और दूसरा यही काम करेगा कैथोड की तरह। तो इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप किसी भी सेल से जब जोड़ते हैं तो वो डिपेंड करता है उस सेल के ऊपर कि वह सेल किस तरह वर्क करता है। अगर वो कैथोड की तरह वर्क करेगा तो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है एनोड की तरह वर्क करेगा। अगर आप जिस इलेक्ट्रोड को, जिस सेल को इस हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ना चाहते हैं वो अगर एनोड की तरह वर्क करेगा तो हमारा ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह वर्क करेगा, और अगर जोड़ने वाला सेल कैथोड की तरह वर्क करेगा तो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह वर्क करेगा। तो देखिए अगर ये एनोड की तरह वर्क करेगा तो होगा क्या कि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या है कि ये जो आप हाइड्रोजन गैस यहां से प्रोवाइड कर रहे हैं वो इस प्लैटिनम वायर के ऊपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2H+ में, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेगा। क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया, और यहाँ पर ये किस तरह वर्क कर रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह वर्क कर रहा है। ध्यान से समझिएगा ये किस तरह वर्क कर रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह। अगर ये एक कैथोड की तरह वर्क करे तो अगर ये कैथोड की तरह वर्क करेगा तो ये क्या करेगा, 2H+ जो है वह इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज किया गया इसको एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करके किस में बदल जाएगा, हाइड्रोजन गैस में बदल जाएगा। और जब ये हाइड्रोजन गैस में बदल जाएगा तो यही बबल्स के रूप में क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ ये प्रोसेस चलता रहता है कि यहाँ पे यह एनोड की तरह वर्क अगर कर रहा है तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस H+ आयन में बदलते रहेंगे, और ये H+ आयन उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बबल्स के रूप में बाहर निकलता रहेगा। तो ये प्रोसेस यहाँ चलता रहता है। ये डिपेंड करता है फेनोमेना टोटली जुड़ने वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर, जुड़ने वाले हाफ सेल के ऊपर, कि जुड़ने वाला हाफ सेल किस तरह वर्क कर रहा है, क्या वो कैथोड की तरह वर्क कर रहा है तब ये एनोड की तरह वर्क करेगा, और अगर जुड़ने वाला हाफ सेल एनोड की तरह वर्क कर रहा है तब ये कैथोड की तरह वर्क करेगा। तो चलिए हम लोग इसके बारे में लिखते हैं, क्या लिखेंगे, इन दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड a platinum wire suspended in 1 molar HCl solution which gives H+ ions,
whereas H2 gas continuously supplied in the solution. H2 gas convert into 2H plus ions and release 2 electrons to perform oxidation, while H plus ion of the solution accept 2 electrons to perform reduction. So this standard hydrogen electrode can perform oxidation as well as reduction according to combine with the सेल। तो चलिए ये ध्यान रखना है आपको कि यह स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड की तरह भी वर्क कर सकता है और कैथोड की तरह भी वर्क कर सकता है। यहाँ पर क्या हो रहा है आपका रिडक्शन, तो ये क्या हो गया रिडक्शन हाफ सेल। चलिए तो ये क्या हो गया आपका रिडक्शन हाफ सेल। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए स्टैंडर्ड टर्म जब भी आएगा तो आप कंसंट्रेशन के रूप में 1 मोलर कंसंट्रेशन यूज करेंगे और टेम्परेचर कितना रखना होगा आपको 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। अब इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से हम लोग किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करेंगे। तो आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग किसी भी एक सेल का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से क्या पता करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करेंगे। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग बात कर लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग डिटरमाइन करेंगे किसके हेल्प से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से। तो चलिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। उसके आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से हम लोग किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए डायग्राम में ये हमारा क्या हो गया ये हमारा हो गया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हमारा यहाँ पे क्या हो गया प्लेटिनम वायर, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, यहाँ से हम लोग डाल रहे हैं H2 गैस और कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास क्या आ रहा है कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर HCl सॉल्यूशन तो क्या देगा H प्लस आयन देगा। तो ये तो हो गया हमारा क्या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पर हम जिंक इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, ध्यान दीजिए ये हो गया आपके पास जिंक इलेक्ट्रोड और जिंक इलेक्ट्रोड में हमने क्या फिल कर दिया जिस मीटर का इलेक्ट्रोड है उसी का सॉल्ट यानी 1 मोलर ZnSO4 सॉल्यूशन। तो चलिए अब क्या करना है आपको एक वायर की मदद से इन दोनों को कनेक्ट
कनेक्ट कर दीजिए और इसमें यहाँ बीच में क्या अप्लाई कर दीजिए, वोल्टमीटर। क्यों वोल्टमीटर? क्योंकि वोल्टमीटर ही तो बताएगा कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, और जितना वोल्टेज का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा वही क्या हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। और आपको यहाँ पे पता होना चाहिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0.00 वोल्ट फाइंड बाय द एक्सपेरिमेंट। ध्यान रखिएगा, एक्सपेरिमेंट से हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो फाइंड किया गया वो कितना आया था, 0.00 वोल्ट। इसका मतलब है कि इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.00 वोल्ट है। तो यानी यहाँ से जो भी करंट सप्लाई होगा वो किसका होगा, इस इलेक्ट्रोड का सप्लाई होगा, यानी वोल्टेज ये बताएगा। और जब वोल्टेज मिल गया तो हमें क्या पता चल जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता चल जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, ये हमारा ZnSO4 सॉल्यूशन है और ये हमारा इलेक्ट्रोड कौन सा है, जिंक इलेक्ट्रोड। और इस पूरे के पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या ऐड करना होगा, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज ऐड करना होगा। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज हम यहीं पे आपको बता देंगे। ये हो गया, ये हो गया आपका क्या, सॉल्ट ब्रिज। और इस सॉल्ट ब्रिज में सपोज कीजिए आपने KNO3 डाल दिया, KNO3 प्लस अगर ऐड कर दिया। ये तो सॉल्ट ब्रिज की बात हो गई, ये वोल्टमीटर आपने ऐड कर दिया और ये आपका सेटअप तैयार हो गया। अब ध्यान दीजिए, होगा क्या, ये जिंक जो है वो इस सॉल्यूशन में आएगा Zn2+ के फॉर्म में। यानी क्या हो गया, जिंक जो सॉलिड है वो कन्वर्ट किसमें हो गया, Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस जिंक से होते हुए इस एक्सटर्नल सर्किट में जाएगा और एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए इस इलेक्ट्रोड के ऊपर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा मिल रहा है तो इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो H+ आयन है, ये H+ आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करके किसमें बदल जाएगा, ½ गैस में। और ये यहाँ पे बबल्स के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है तो ये कौन सा सेल हो गया, आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एनोड कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एनोड पे किस तरह का रिएक्शन होता है, तो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन का। और रिडक्शन होने की वजह से इसको हम लोग क्या कह देंगे, रिडक्शन हाफ सेल। ये रिडक्शन हाफ सेल हो गया। और इसको क्या हम लोग कहेंगे, कैथोड कहेंगे। रिडक्शन हाफ सेल हो गया और इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, कैथोड कह रहे हैं। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया और इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एनोड कह रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, इसके आधार पे फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर है, तो इधर से इधर है, इसको हम लोग लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो हो गया डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम बात करें इस डायरेक्शन, जब इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन जिंक इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ है तो कन्वेंशनली हमको पता है कि फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन, यहाँ पे अब इसको इस तरह से करें, फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, यहाँ पे लिख दे रहे हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट हो गया। तो इस डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के आधार पे जब आप वोल्टेज पता कर रहे हैं तो वो वोल्टेज कितना आ रहा है, यहाँ पे हम लिख दें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
तो ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। ध्यान दीजिए क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना हो जाएगा, कितना हो रहा है यहाँ पे, बराबर 0.741। और क्योंकि ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो आपको मैंने पहले भी बताया कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमें मिलता है वो नेगेटिव साइन के साथ मिलता है, और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो मिलता है पॉजिटिव साइन के साथ मिलता है। यानी कि यह हो गया -0.741 वोल्ट। ये क्या मिल गया आपको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे रिएक्शन ऑन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पे किस तरह का रिएक्शन हो रहा है उसको यहाँ पे लिख देते हैं एट एनोड। देखिए एनोड के ऊपर किस तरह का रिएक्शन हो रहा है, तो एनोड आपका ये है तो यहाँ पे हो रहा है Zn, सॉलिड जो है वो कन्वर्ट कर रहा है Zn2+ में और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, और यहाँ पे लिखेंगे एट कैथोड। क्या होगा यहाँ पे 2H+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और किसमें कन्वर्ट कर जाएगा, H2 गैस में। यहाँ पे लिखेंगे नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन क्या हो जा रहा है, Zn सॉलिड प्लस 2H+, ये तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से ऐसे, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको Zn2+ और साथ में H2 गैस। ये हो गया आपका नेट सेल रिएक्शन। और इस आधार से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम आपको बात करेंगे सॉल्ट ब्रिज के बारे में, जो कल की क्लास में नहीं हो पाया था। तो सॉल्ट ब्रिज इसके आगे हम बताएंगे। अब आप फिलहाल इसको नोट डाउन कीजिए और इसके आगे सॉल्ट ब्रिज। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज के बारे में बात करते हैं। एक बार आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका जिंक इलेक्ट्रोड है और ये आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। यहाँ पर एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, जिसके कारण आप करंट विड्रॉ कर रहे हैं, वोल्टेज आपको मिल जा रहा है। ये सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, तो ये सॉल्ट ब्रिज आपके दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट करता है, और कनेक्ट करने के साथ साथ क्या करता है, आयन का एक्सचेंज करता है। आयन का एक्सचेंज कैसे, कि जैसे देखिए यहाँ पे अगर Zn+2 आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ये जो आपका सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रह पाएगा। जब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रह पाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा और नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। उस नेगेटिव आयन के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए सॉल्ट ब्रिज में उपस्थित जैसे KNO3 जो है ये डिसोसिएट करता है K+ में और साथ में NO3- में। अब यहाँ से क्या आना शुरू हो जाएगा, NO3- इसमें ये तब तक आता रहेगा जब तक कि ये आयन जो है वो इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज ना कर दे और इस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ना बना दे, तब तक ये नेगेटिव चार्ज इसमें आता रहेगा। उसी तरह से आप ध्यान दीजिए इसमें क्या हो रहा था कि H+ आयन जो थे वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाफ H2 गैस में कन्वर्ट होते जा रहे थे, जिसके कारण क्या हो रहा था, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा था। और H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे कम होता जा रहा था इसमें क्या हो रहा था कि पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन की कमी होने की वजह से अब ये जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे Cl- का कॉन्सेंट्रेशन H+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा हो गया, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया आपका सॉल्यूशन। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से K+ आयन आना शुरू होगा। कौन शुरू होगा, K+ आयन। ये तब तक इसमें आता रहेगा जब तक कि ये नेगेटिव चार्ज जो इसमें एक्स्ट्रा बढ़ गया है उसको न्यूट्रलाइज ना कर दे और इस सॉल्यूशन को क्या कर दे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ना बना दे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका सॉल्ट ब्रिज है, यह सॉल्ट ब्रिज
इस दोनों सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल करने में मदद करता है और आयन एक्सचेंज करता है। जिस सॉल्यूशन में जिस आयन का रिक्वायरमेंट है उस आयन को फुलफिल करता है और फुलफिल करके क्या करेगा, आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट बिटवीन two half shell and maintain electrical neutrality of the solution। ठीक है, नेक्स्ट में लिखेंगे salt bridge contains electrolytic salt like KNO3, KCl, NH4Cl, NH4NO3 etc. with semi-solid gelatin, और अगर which prevent the falling of electrolytes from salt bridge to the सॉल्यूशन। ये हो गया। नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे क्या, सॉल्ट ब्रिज प्रोवाइड अपोजिट चार्ज आयंस टू द सॉल्यूशन which maintains the electrical neutrality of the solution। चलिए, तो ये तो हो गए सॉल्ट ब्रिज के कुछ वर्क फंक्शंस। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज का वर्क फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हमने बात की। तो आज हमने बात किया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी सेल विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये तो बातें हो गई हम लोगों के स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन से लेके हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से लेके सारे इलेक्ट्रोड्स के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसे रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब करने से उनको आगे आने वाले सारे वीडियो उपलब्ध होंगे, जिससे कि वो अपने स्टडी को कंटिन्यू कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।